गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का शिक्षा क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी मीडियम में विद्युत चुम्बकीय तरंग देखने वाले हैं। इसका इंग्लिश मीडियम का वीडियो भी बनने वाला है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में बनने के बाद ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इंग्लिश मीडियम में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग इस बारे में। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो इसे हम मे बी 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला। कोशिश करेंगे 3 से 4 पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, इसकी खोज कैसे, मेन तो खोज, इसकी विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज कैसे हुई, आखिर ये आया तो आया कैसे, और इसके पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था उसके पीछे का, वो समझते हैं अपन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि ध्वनि तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग, जल में उत्पन्न तरंग, इन तरंगों में कॉमन बात क्या पता है, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था, मे बी आई थिंक ये सेकंड लास्ट चैप्टर था, वेव्स करके, तरंग करके, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो ध्वनि तरंग क्या होता है कि ध्वनि तरंग मतलब जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो साउंड जा रहा है, आवाज जा रहा है। अब इसको चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम हमारे पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल। ठीक है, यदि जहां वायुमंडल नहीं होगा तो क्या वहां पे ध्वनि जा सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे चंद्रमा, 11th का एक क्वेश्चन भी था कि चंद्रमा में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक चीज है कि ध्वनि तरंग और रस्सी में उत्पन्न तरंग और जल में उत्पन्न तरंग मतलब वही है कि किसी नदी या तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हो तो देखते हो कि उससे कुछ वेव निकलती हुई दिखाई देती है। वो वेव जल की सहायता से आगे बढ़ती है, मतलब उसके लिए माध्यम जल है। ठीक है, माध्यम चेंज हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना माध्यम के ये गमन नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कुछ तरंगों के बारे में, जिनमें से वो बिना माध्यम के नहीं चल सकती, मतलब माध्यम इनके लिए जरूरी है। ओके, देन कक्षा 12th में अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन ये ऐसी तरंग है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये बिना वायुमंडल के अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो ये दोनों तरंगे बिल्कुल एक दूसरे से अलग इस कॉन्सेप्ट पे। इनको माध्यम चाहिए, माध्यम के सापेक्ष गति कर सकती है, ये बिना माध्यम के भी गति या गमन कर सकती है। आखिर ये वर्ड आया तो आया कैसे? तो ये वर्ड स्टार्टिंग में आया मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल 1831 टू 1879 के बीच में थे। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग की भविष्यवाणी की। उन्होंने बोला कि मे बी इन फ्यूचर विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज की जाएगी। ठीक है, ऐसा हुआ भी। उन्होंने कहा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज की जाएगी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे बोल नहीं दिया, इन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे सामने, तो उन फैक्ट्स को हम देखेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या खोज की, क्या निष्कर्ष निकाला मैक्सवेल के, तो मैक्सवेल की उन चीजों को हम देखेंगे फाइनली कुछ सालों बाद, ज्यादा नहीं, मे बी 7-8 सालों बाद, 1887 में हर्ट्ज ने इस तरंग के अस्तित्व को प्रदर्शित कर दिया कि हाँ, ऐसा तरंग होता है, और फाइनली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम आ गया। लेकिन अब हम बात ये करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का अस्तित्व आया कहाँ से, इसके बारे में। तो इसके लिए हमको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, विस्थापन धारा। जब विस्थापन धारा समझ लेंगे तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में हमको सही से पता चल जाएगा। और विस्थापन धारा से कई ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस चित्र के बारे में। तो मैं थोड़ा चित्र को, ओके, चित्र और ज्यादा बड़ा नहीं होगा, चलिए। तो इस चित्र में क्या है, एक विद्युत परिपथ बनाया गया है। इस विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज पहले यूज किया वो समझाता हूँ। यहाँ बैटरी लगा हुआ है, देन यहाँ पे के है, मतलब कुंजी, मतलब बटन। यहाँ पे एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है, ये दोनों मिलके संधारित्र बनाते हैं। S1 S2 की बात हम बाद में करेंगे। बैटरी से करंट निकालता है, वो P1 में जाता है, P1 में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो जाता है, इनके आंतरिक सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरण की क्रिया, ठीक है, प्रेरण चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा है संधारित्र के बारे में अच्छे से ना। तो प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप P2 के आंतरिक तल पर ऋणावेश आ जाता है, तो ऋणावेश आ गया। यहाँ P1 P2 से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है ना,
ठीक है, ये कैसे जाता है हम लोगों ने वहां देखा था विद्युत रेखाओं के फलस्वरूप, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ फिर से वही करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और ये पूरी तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो वायर में तो हमको देखने मिल जाता है, आप यहाँ प्लस से स्टार्ट कीजिए P1 तक, फिर P2 के बाद से स्टार्ट कर लीजिए पूरा यहाँ फिर से बैटरी तक। ठीक है, बैटरी से स्टार्ट कीजिए P1 तक और P2 से स्टार्ट कीजिए फिर से बैटरी तक। तो कहीं भी आप S1 ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो हाँ, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, S1 में धारा मिल रही है। S1 में धारा मिल रही है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर के परिपति नियम से, अब एम्पियर का परिपति नियम क्या कहता था, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, उसमें उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे जो हमने बंद वक्र S1 लिया है, ये S1 में, ये S1 जो बंद वक्र बना रहा है एक प्रकार से, या वृत्तीय लूप कह सकते हैं जिसे अपन, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस तार में, तो इसके चारों ओर जो वृत्तीय लूप है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एम्पियर के परिपथी नियम के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब S2 की बात कर रहे हैं तो S2 में से कोई वायर जा ही नहीं रहा है ना। P1 और P2 के बीच में गैप है इतना बड़ा, उस गैप में हमने S2 को लिया है। ठीक है, उस गैप में क्या लिया हमने, S2 को लिया। अब S2 में कोई वायर जा नहीं रहा, कोई तार ही नहीं गया है, तो किसी प्रकार से कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा है वायर से, तो यहाँ पे बंद लूप में कोई वायर नहीं है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, इस बात को ध्यान रखना। तो एम्पियर के अकॉर्डिंग ये चीज तो यहाँ पे क्लियर थी कि S1 वृत्तीय लूप में चुंबकीय क्षेत्र होगा, S2 वृत्तीय लूप में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। रीजन, S1 में धारा बह रही है, S2 में कोई धारा नहीं बह रही है। ये बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में अपन देख लेते हैं। ओके, ओके चलिए, तो इसको थोड़ा और कम करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन धारा की आवश्यकता, तो माना P1 P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है और संधारित्र की बैटरी B से जोड़कर आवेशित करते, संधारित्र को बैटरी B से जोड़ के, ये बैटरी B नाम देना भूलिए यहाँ पे मैं, ये बैटरी B है, जिससे उसमें धारा I प्रवाहित होती है। इस धारा के फलस्वरूप संयोजी तार, मतलब जो वायर है उसमें वो के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब S1 यहाँ रखो चाहे कहीं भी रखो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कोई धारा बह रही है। तो वृत्तीय लूप की S1 और S2 की कल्पना करते हैं अपन। S1 को कहाँ रखे, संधारित्र के बाईं ओर, आप चाहो तो दाईं भी रख सकते हो। S2 कहाँ रखे, संधारित्र के बीच में। तो हम सबसे पहले S1 के लिए एम्पियर के परिपथी नियम को फॉलो करते हैं। तो S1 के लिए परिपथी नियम क्या था कि धारा तो तार में बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके ठीक है, तो माना P1 और अच्छा यहाँ कि वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये पूरी तरीके से एम्पियर के परिपथी नियम के अकॉर्डिंग आ गया। टोटल करंट आई तो है इसमें, लेकिन S2 का क्या, S2 के लिए उसमें तो कोई, S2 में किसी प्रकार कोई करंट था ही नहीं। जब कोई करंट नहीं था तो ये पूरी वैल्यू हो गई जीरो, आई की जगह जीरो रखा हमने, ये पूरी वैल्यू हो गई जीरो, पूरी वैल्यू हो गई जीरो। तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल का जो बंद समाकलन है वो भी जीरो आ गया, मतलब उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों एम्पियर के अकॉर्डिंग तो आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि पहले वाले में करंट है, दूसरे में करंट नहीं है। तो समीकरण एक और समीकरण दो से स्पष्ट है कि ये धारा के आवर्तिता के सिद्धांत के विपरीत है। धारा का आवर्तिता का सिद्धांत क्या होता है, इसको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो कहने का मतलब क्या है कि जब S1 में धारा बह रही है तो विद्युत परिपथ को कंप्लीट होने के लिए P1 से P2 की ओर भी धारा जानी चाहिए और सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो यहाँ आप S1 लिए हो, यहाँ आपको धारा मिल रही है, अब S1 को यहाँ लोगे तो यहाँ आपको धारा मिलेगी, आप राइट में लोगे ना संधारित्र के, तो यहाँ आपको धारा मिलेगी। तो ऐसा कैसे है कि S1 में धारा है, S2 में नहीं है, फिर इधर आप कुछ भी S3 ले लो मान लो इधर, तो फिर धारा मिल जा रहा है आपको। तो इस केस का मतलब ये है कि यहाँ किसी ना किसी फॉर्म से कि इधर S1 में करंट है, इधर में करंट है, तो इसमें भी होना चाहिए। यही धारा के आवर्तित सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है, मतलब इसमें होना चाहिए ही चाहिए।
लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, 0। तो ये तो विस्थापन धारा की आवश्यकता, आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही रीजन विस्थापन धारा की आवश्यकता को बताने लगा कि हाँ, यहाँ विस्थापन धारा की आवश्यकता है। तो अब विस्थापन धारा का पहले अपन देखेंगे डेरिवेशन, देन उसके बाद देखेंगे उसका डेफिनेशन। चलिए, लेकिन इसमें ये जो चीजें घटना घट गई कि धारा के वर्तित सिद्धांत के विपरीत है, मतलब जो एम्पियर का परपथी नियम है कहीं ना कहीं पे अधूरा रह गया। अब अधूरा रह गया तो अब क्या? तो अब नाउ मैक्सवेल टाइम। एम्पियर ने अपना काम कर दिया लेकिन अधूरा रह गया। अब मैक्सवेल की बारी। मैक्सवेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेशन के दौरान संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच आवेश उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनके बीच एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। बात समझ आ रही है कि जब P1 प्लेट से P2 प्लेट की ओर ओके आवेश जा रहा था तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगा था, जिसके कारण उसमें धारा बहने लगती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो चित्र में देखेंगे अगर, तो यहाँ पे P1 प्लेट और P2 प्लेट में, P1 प्लेट से P2 प्लेट के बीच हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर में, मतलब जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, तो हमने कई सारी विद्युत बल रेखाएं यहाँ P1 से P2 की ओर बनाई थी कि विद्युत बल रेखाएं जाती है और विद्युत बल रेखाओं के फलस्वरूप क्या जाता है, वहां पे आवेश जाता है। अब चूंकि विद्युत बल रेखाएं जा रही है तो इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। तो वही विद्युत क्षेत्र में इसे कहते हैं अपन परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्लेटों के बीच जब आवेश उत्पन्न होते हैं जिसके कारण उनके बीच एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, एक बात ये भी यहाँ पे सामने आती है कि आखिर दोनों प्लेटों के बीच आवेश है तो विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? विद्युत बल रेखाएं होंगी तो कैसे होंगी? तो आप लोगों ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो यहाँ धनावेश है तो धनावेश से माइनस की ओर, फिर धनावेश से माइनस की ओर, धनावेश से माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं जाती रहेंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि जिस कारण से अब विद्युत बल रेखाएं हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा। ओके, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग विद्युत विस्थापन धारा क्यों होता है ये समझा दिया गया, लेकिन विस्थापन धारा होता क्या है? अब इसका एक मेन डेफिनेशन, इसके अपन दो डेफिनेशन देंगे, कोई भी दो में इसको एक याद कर सकते हो, मीनिंग दोनों की एक ही है कि विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का कारण। अब इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की बात क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं थी, और विद्युत बल रेखाओं में जब भी परिवर्तन होता है या अभिलंबत उससे गुजरती है विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से, तो विद्युत फ्लक्स वहां होता ही है। तो वो H2 से लंबत, वो क्या बोलते हैं, अभिलंबत तो गुजर ही रही थी। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा तो भी वो धारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र एक ही है। ठीक है, उनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला तो पढ़ा होगा आपने, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो विस्थापन धारा का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसके लिए अपन इसको क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका व्यंजक। तो चलिए आगे देखते हैं इसका व्यंजक अपन। तो विस्थापन धारा के लिए व्यंजक देखते हैं अपन। तो माना संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल a है, जो हमने वहां प्लेट यूज किया था, और उस पर आवेश q है, तब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E हो। तो अब एक फॉर्मूला यहां देखेंगे आप, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्या है मीनिंग वो समझा दे रहे हैं इनका, कि ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन जो है निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, सिग्मा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका फॉर्मूला Q अपन A, फर्स्ट चैप्टर में हमने खूब अप्लाई किया, फर्स्ट में और सेकंड में भी इस फॉर्मूले को। पृष्ठीय आवेश घनत्व कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप त्रियक गुणा कर दोगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा E A एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे में। देन यहाँ आप राइट में जाओगे, फिर ओ सॉरी, तो अब चूंकि
विद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन से फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए होता है। अब ए इंटू ए होता है, कॉस थीटा की वैल्यू हट जाती है क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आता है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है वहां पे। तो बात यहाँ पे ये कर रहा है कि फाई इक्वल टू ई ए होता है, तो हम ई ए की जगह, जो पुराने वाले इक्वेशन में क्या था यहाँ पे, Q इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, तो इस ई ए की जगह क्या आ जाएगा, पूरा पूरा फाई ई, तो यहाँ पे आ गया फाई ई। अतः संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच बहने वाली जो विस्थापन धारा आईडी होगी, कहाँ बहने वाली धारा, संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है। जो धारा थी वो तार में बह रही थी, वो अलग धारा है, और संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारा बह रही है वो आईडी है। ये धारा कैसे बह रही है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो हमें पता है कि विद्युत धारा का डेफिनेशन थर्ड चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो dq बाई dt इसका फॉर्मूला होता है। q की वैल्यू आपको दिख रही है, फाई ई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, दी फाई ई एप्सिलॉन नॉट बाई dt। एप्सिलॉन नॉट निर्वात विद्युतशीलता कांस्टेंट होता है, उसको बाहर निकाल लिए, तो id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। ये जो फाइनली इक्वेशन आया, ये क्या बता रहा है, डी फाई ई बाई डी टी का मतलब है कि विद्युत फ्लक्स में जब परिवर्तन हो रहा है तो विस्थापन धारा उत्पन्न हो रही है, और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा, तो विस्थापन धारा उत्पन्न हो रही है। यही है विस्थापन धारा का व्यंजक। में भी ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, सिंपल सा। इसके लिए आप वो डायग्राम भी शो करेंगे जो डायग्राम मैंने दिखाया आपको, ठीक है। विस्थापन धारा में व्यंजक के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विस्थापन धारा से, वो क्या है, वो है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। देखो, एम्पियर का परिपथी नियम तो था, लेकिन वो नियम अधूरा था, ठीक है। अच्छा, एम्पियर के परिपथी नियम को जब वहां हमने पढ़ा था, तब इस बारे में बात नहीं की कि अधूरा है कि क्या है, क्यों, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार से हमने संधारित्र की बात तो की ही नहीं थी ना, संधारित्र तो हमने यूज ही नहीं किया था, संधारित्र तो हम अभी यहाँ यूज कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि एम्पियर का जो परिपथी नियम था वो संधारित्र में पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं हुआ था। तो अब एम्पियर के परिपथी नियम को मतलब उसमें सुधार किया गया, उसके बाद एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम बना, दोनों को मिला के। अब ये एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम क्या है, उसके बारे में बात करें, तो मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के 2 स्रोत होते हैं, ठीक है। पहला क्या था कि चालक तार में बहने वाली धारा आईसी है, आईसी मतलब चालक तार, कंडक्टर करंट बोल सकते जिसे अपन। तो जो मेन तार में बह रही थी वो धारा आईसी, और जो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विस्थापन धारा थी वो आईडी है। तो ये 2 स्रोत थे चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक। एक चीज आपने नोटिस की है कि जो इस पूरे डेरिवेशन में जो हमने डेरिवेशन किया या जो भी विस्थापन धारा के बारे में पढ़ा, तो हम दोनों चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज नोटिस किया ना, अभी आगे आएगा फिर से वही, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग भी तो लाने हैं ना, विस्थापन धारा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अतः एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित रूप निम्न होगा। मेन जो फॉर्मूला था वो बंद समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई सी डॉट आई तक था में, लेकिन अब इसमें क्या है कि 2 करंट फ्लो हो रहा है, एक चालक धारा उत्पन्न हो रही है और एक विस्थापन धारा उत्पन्न हो रही है, तो साथ में प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी आ गया, जहां से म्यू नॉट हमने कॉमन लिया, तो म्यू नॉट कुल धारा का मतलब जो कहते हैं ना कि बी का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, तो म्यू नॉट इंटू कुल धारा आईसी प्लस आई टी, ये हो गए, म्यू नॉट कॉमन लिए था हमने यहाँ से, ओके। देन यहाँ पे आईडी की वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पुट कर देंगे कि म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इसे एम्पियर और मैक्सवेल का परिपथी नियम कहते हैं। ये छोटा सा है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, में भी 2 से 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर में ज्यादा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं, 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ हाँ क्वेश्चन नीचे छप गया, ओके। सिद्ध कीजिए कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। अब एक क्वेश्चन ये, अब चालन धारा मतलब कौन सी धारा, जो तार में बह रही थी, विस्थापन धारा मतलब कौन सी धारा, जो संधारित्र में बह रही थी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि चालन धारा और विस्थापन धारा आपस में बराबर होते हैं।
अब बराबर कैसे होते हैं तो उसको प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस पेज में आते हैं, इधर कर लेते हैं। ओके, तो माना विद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा आई है, ओके, तो विचालन धारा IC है, विस्थापन धारा ID है, अर्थात I इक्वल टू IC प्लस ID, क्योंकि यही चालन धारा भी है, यही विस्थापन धारा भी है। ओके, इसलिए I इक्वल टू IC प्लस ID। अब जो हम अगर चित्र में बात करें तो चित्र, एक सेकेंड, यहाँ चित्र में बात करें अपन, तो जब इस तार में कोई धारा बह रही है, इस वायर में कोई धारा बह रही है, ठीक है, जब हम सिर्फ तार की बात करें तो तार में कौन सी धारा बह रही है? चालन धारा। तार में किसी प्रकार का कोई विस्थापन धारा नहीं है, तो तार के लिए विस्थापन धारा होगा शून्य। विस्थापन धारा होगा शून्य, मतलब ID इक्वल टू 0। ये कंडीशन याद रखना, अभी दिखाऊंगा इक्वेशन में। ओके, नाउ सेकेंड, इस तार, जब संधारित्र के बीच में कौन सी धारा बह रही है? विस्थापन धारा। संधारित्र के बीच में विस्थापन धारा बह रही है, तब इसमें कोई चालक धारा नहीं बह रही है या चालन धारा नहीं बह रही है, तो इसके बीच में, संधारित्र के बीच में चालन धारा का मान कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब तार की बात कर रहे हैं तो केवल चालन धारा है, विस्थापन धारा शून्य। जब संधारित्र के बीच की बात कर रहे हैं तो विस्थापन धारा है और चालन धारा शून्य। बात समझ में आई? तो वही इक्वेशन में देखिए आप, तो संधारित्र के बाहर केवल चालन धारा बहती है, अर्थात विस्थापन धारा शून्य। तो इसके मान को आप समीकरण 1 में रखो। अच्छा, यहाँ समीकरण 1 देना भूल गया ना मैं, अब यहाँ समीकरण 1 नोट कर लेना ना, I इक्वल टू IC प्लस ID को समीकरण 1 देना। ओके, कमेंट में मत बोलते रहना सर समीकरण 1 तो कहीं है ही नहीं, मैं बता दे रहा हूं, इसको आप समीकरण 1 दे देना। ओके, देन समीकरण 1 में ID की वैल्यू पुट कर देंगे तो I इक्वल टू IC आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब संधारित्र के, अच्छा समीकरण यहाँ कहीं दिया ही नहीं है ना, एक मिनट, पेंट ब्रश कहीं है क्या, चेक करते हैं। नहीं है कहीं, चलो कोई नहीं, 2-3 समीकरण छोड़ गए यहाँ पे। तो ये जो I इक्वल टू IC आया है, इसको समीकरण 2 दे देना आप। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं कि संधारित्र के अंदर केवल विस्थापन धारा बहती है, और संधारित्र के अंदर यदि केवल विस्थापन धारा बहती है, इसका मतलब जो चालन धारा है वो शून्य हो जाएगी, तो IC इक्वल टू 0। चित्र मैंने बताया कैसे और क्यों। तो इस वैल्यू भी अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो I इक्वल टू ID आएगा। जो I इक्वल टू IC है, इसको आप समीकरण 2 देना, मैं इक्वेशन देना भूल गया, पता नहीं कैसे यहाँ पे, तो समीकरण 2 इसको देना, और I इक्वल टू ID है तो इसको समीकरण 3 देना। समीकरण 2 आप I इक्वल टू IC देखोगे, समीकरण 3 आप I इक्वल टू ID देखोगे, इसका मतलब I इक्वल टू IC है, I इक्वल टू ID है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स IC इक्वल टू ID, अर्थात चालन धारा होगा यहाँ पे, अर्थात चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने इसके एक और क्वेश्चन देखा, 2 मेन क्वेश्चन देखे, क्या? विस्थापन धारा का व्यंजक, और ये देखा कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। अब विस्थापन धारा से संबंधित कुछ छोटे मोटे पॉइंट अपन और देखने वाले हैं, देन ये टॉपिक खत्म, बस 5 मिनट का। ओके, देन ओके, विस्थापन धारा से निकालेगा निष्कर्ष। आखिर विस्थापन धारा से क्या निष्कर्ष निकालेगा? निष्कर्ष यह था कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको याद होगा, तो हम लोगों ने फैराडे के प्रथम नियम को ही पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, फैराडे के द्वितीय नियम को ही पढ़ा था। तो द्वितीय नियम में क्या आता था कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन मतलब यहाँ विद्युत बल होता है, इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, मतलब जब किसी तार में कोई धारा बहती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वहां पे प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई बी है वो चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है, इसका मतलब वहां पे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे अपन प्रेरित धारा कहते हैं, और जहां प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब कि
चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। तो यहां लिखते हैं अर्थात समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और प्रेरित धारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये। दूसरा, एम्पियर मैक्सवेल के नियम से क्या सिद्ध हुआ? एम्पियर मैक्सवेल के नियम से क्या आया, यहां देखो, जो हमने लिखा ना, म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यहां देखेंगे फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा। अब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा तो लेफ्ट साइड देखो क्या लिखा है, बी इंटू डी एल, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा। ये उल्टा निकला ना, मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। और पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में था चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। यहां लिखा भी गया है, एक मिनट थोड़ा एरो इधर कर देता हूं। ओके ठीक है, लेफ्ट साइड कर दिया। अर्थात समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा। मतलब ये हो क्या रहा, मतलब ये एक प्रकार से रिवर्स प्रोसेस हो रहा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनशील था तो विद्युत क्षेत्र आया, और जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तनशील हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र आया। मतलब किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा तो दूसरा क्षेत्र वो उत्पन्न कर ही दे रहा। कहने का मतलब क्या हुआ, अतः समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के स्रोत होते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में यदि कहीं परिवर्तन होगा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कहीं परिवर्तन होगा तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी की। तो बस यही एक आधार था जिसके अकॉर्डिंग पे मैक्सवेल ने कहा कि आने वाले समय में विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की जाएगी। रीजन था यही कि जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता था तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता था तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था। तो किसी चालक तार में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान, अच्छा यहाँ जो पॉइंट समझा रहा हूँ क्या, नोट, विस्थापन धारा के बारे में कुछ पॉइंट अपन देख रहे हैं, बस ये लास्ट है, देन नोट के बाद ये टॉपिक खत्म आपका। तो पॉइंट क्या है कि किसी चालक तार में जो स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान शून्य होता था। हमने देखा जब तार में चालन धारा बह रही थी तो विस्थापन धारा का मान शून्य था, हमने यूज भी किया। स्पेस में चालन धारा नहीं होती, ठीक है, अब चालन धारा नहीं है तो किंतु परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण वहां पे विस्थापन धारा हो सकती है। ऐसी जरूरी नहीं है कि जब चालन धारा होगी तभी विस्थापन धारा होगी, ये चीज ध्यान रखना। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण वहां पे विस्थापन धारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो विस्थापन धारा पूरी तरीके से चालन धारा पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, चालन धारा विस्थापन धारा एक ही स्थान में रह सकते हैं। हमने चित्र में क्या देखा था, चित्र में हमने देखा था कि जहां पे चालन धारा था वहां विस्थापन धारा नहीं था, जहां विस्थापन धारा था वहां चालन धारा नहीं था। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से मतलब टोटली, ठीक है, पूरे तरीके से सही नहीं है, थोड़े रूप में सही है। ऐसा क्यों, थर्ड पॉइंट से देखो, चालन धारा विस्थापन धारा एक ही स्थान में रह सकते हैं क्योंकि जो माध्यम है ना तो पूर्ण रूप से चालक है, मतलब पूरी तरीके से चालक नहीं होती है, और ना ही पूर्ण रूप से विद्युत रोधी होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि जो माध्यम है ना तो पूर्ण रूप से चालक होता है और ना ही पूर्ण रूप से विद्युत रोधी होता है, जिस कारण से वो हम कह सकते हैं कि चालन धारा विस्थापन धारा एक स्थान में रह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम देखने मिलती है अपने को। ठीक है, तो ये हमने देखा विस्थापन धारा के बारे में, जिसने बताया कि किस प्रकार मैक्सवेल ने कह दिया कि अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की जाएगी। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उससे उत्पन्न कैसे किया, क्या एक्सपेरिमेंट थे उसके, ये नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।